ये गांव है सुखीपुर गांव। सुखीपुर गांव में सभी लोग सुख शांति से रहते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ का मुखिया था। वहाँ का मुखिया बहुत सख्त था। वो पूरे गांव में कभी भी किसी को कोई गलत काम करने नहीं देता था, जिसकी वजह से सभी लोग उसके डर से बुरी आदतों को छोड़ चुके थे। शंभू, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ। तुम्हें पता है ना, शराब हर बुराई की जड़ है। तुम शराब छोड़ दोगे तो तुम उसके बाद बहुत ठीक हो जाओगे। तुम्हें पता है, मुझे पूरे गांव में कोई भी एक भी इंसान बुरी आदत के साथ नहीं चाहिए। कोई भी इंसान यहाँ मेरे गांव में कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, वरना सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा उसको। आज तो मैं तुम्हें बहुत ही नरम मुलायम लहजे में बता रहा हूँ, मगर इसके बाद मैं तुम्हें बहुत बुरा मिलूंगा शंभू। इसलिए बेहतर है कि सीधे रास्ते पर आ जाओ तुम। इसी सुखीपुर गांव में एक दुखी परिवार रहता था। भूषण अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। भूषण को शराब की बहुत बुरी आदत लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसके घर में आए रोज झगड़े चलते रहते थे। अरे सुनिए जी, घर में तो खाने को एक दाना भी नहीं है। आज भूखा रहना पड़ेगा क्या? आप कोई कामकाज क्यों नहीं तलाश करते? अरे क्या मैं लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजूं? आपको शर्म नहीं आएगी क्या? आप कोई खुद कामकाज तलाश करें, ये आपका काम है। मैं लोगों के घरों में जाकर बर्तन नहीं मांज सकती, आपको ही काम करना पड़ेगा। अगर कुछ और नहीं कर सकते तो आज लाला की दुकान से उधार ही सामान ले आ जाओ। अरे कामकाज, क्या कामकाज करूं? अरे बताओ तो। सीता, जैसी जिंदगी गुजर रही है ना, वैसी जिंदगी गुजारो। ज्यादा हवा में उछलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैं कोई कामकाज नहीं करूंगा। मैं तो अपनी जिंदगी सुख शांति से जीऊंगा। जिसे भूख लगी है वो जाकर खाना तलाश करे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत! अरे ये किस कमबख्त से शादी कर ली है मैंने। इसमें तो ना तो अक्ल है और ना ही कोई हुनर। ये क्या कामकाज करेगा? अरे मेरी किस्मत, हाय रे मेरी किस्मत! रोने से क्या होगा सीता, जाकर खुद ही खाने का बंदोबस्त करो। मैं तो जा रहा हूँ सोने। सीता घर से परेशान होकर रोजी रोटी के लिए निकल पड़ी, मगर चलते चलते अचानक से उसकी नजर रास्ते में पड़े हुए एक 100 रुपए पर पड़ी। बाप रे, 100 रुपए! ये 100 रुपए किसके हो सकते हैं? दूर दूर तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे अगर ये किसी के नहीं है तो ये मेरे हुए ना। उठा लेती हूँ, अगर किसी की नजर ना पड़े तो उठा ही लेती हूँ। सीता ने वो गिरे हुए 100 रुपए उठाए और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। काफी देर चलने के बाद वो मुश्किलों से अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, अब वो ये पैसे कहाँ छुपाएगी, क्योंकि उसका पति शराबी होने के साथ साथ चोर भी था। अरे मुझ गरीब का तो सारा घर हाली है, पैसे तक रखने की जगह नहीं है। अरे पैसे ही तो आज पहली बार आए हैं, पर रखूं कहाँ? फिर अचानक से उसके जहन में एक ख्याल आया कि जब घर में रखने की जगह नहीं है तो कहीं बाहर ही सहन में गड़ा खोदकर पैसे रख लेती हूँ। ये ख्याल तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो किसी को शक भी नहीं होगा। मगर जब ये मिट्टी सूख जाएगी तो मुझे ये जगह कैसे नजर आएगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पैसे हैं? एक काम करती हूँ, साथ में जाकर रेशमा से एक पर्ची पर लिखवा कर लाती हूँ यहाँ कोई पैसे नहीं है, और वो पर्ची लाकर यहाँ रख देती हूँ। फिर हर कोई समझेगा कि यहाँ कोई पैसे नहीं है, लेकिन मुझे पता होगा कि यहाँ पैसे हैं। इससे एक निशानी बन जाएगी मेरे लिए। सीता अनपढ़ होने के साथ साथ बेवकूफ भी थी। सीता ये सोचकर रेशमा के घर की तरफ चल पड़ी। रेशमा के घर पहुंचकर उसने रेशमा को आवाज लगाना शुरू की। बहन रेशमा, अरे बहन रेशमा, जरा बाहर तो आओ। बहन रेशमा। अरे सीता, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही हो ऐसे? इतनी हड़बड़ी में हो? अरे बहन रेशमा, क्या बताऊं,
बस दुखियों की मारी हूँ। रेशमा बहन, एक तुमसे काम था। अगर तुम मुझे एक पर्ची पर लिख कर दे दो कि यहाँ कोई पैसे नहीं है, तो मेरे पास कुछ 2 रुपए थे, वो मैं अपने पति से छुपाना चाहती हूँ। घर में कोई जगह नहीं है छुपाने की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी जगह रखूँ जहाँ मेरे पास निशानी हो, वो पर्ची जिस पर लिखा हो कि यहाँ कोई पैसे नहीं है, और मेरा पति समझे कि यहाँ कोई पैसे नहीं है तो वहाँ से ना उठा सके, और मेरे लिए भी निशानी बनी रही कि मैंने पैसे कहाँ रखे हैं। ये कैसी बात कर रही हो सीता? तुम मुझे फंसाना चाहती हो? तुम्हें पता है तुम्हारा पति बेवड़ा है और वो पैसे छुपा लेगा। वो उठाएगा तो तुम मुझ पर लगा दोगी, क्योंकि तुमने तो अपना राज मुझे बता दिया है। अब देखो ना, इसमें तो मैं फंसूंगी। उठाएगा तो तुम्हारा पति हर हाल में ही वो पैसे। तुम्हारे घर में तो इतनी जगह भी कहाँ है जहाँ से तुम्हारा पति वो पैसे न ढूंढ सके। अरे सीता, मुझे क्यों फंसा रही हो बहन? मैं खुद भी तो इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ। तुम जानो तुम्हारे काम जाने। चलो मैं तुम्हें लिख कर दे देती हूँ, मगर हाँ याद रखना, मुझ पर कोई बात ना आने पाए। पिता ने रेशमा से पर्ची लिखवा कर लाकर अपने खोदे हुए पैसों के ऊपर मिट्टी डालकर उसके ऊपर रख दी, ताकि उसका पति जो पढ़ा लिखा था वो ये पढ़ सके कि यहाँ पैसे नहीं हैं, और सीता को एक निशानी मिल जाए कि यहाँ पर पैसे ही हैं। अब उसने अपनी तरफ से तो चालाकी ही की थी, मगर अब आगे देखते हैं। शाम को सीता का पति उससे कहने लगा, अरे सीता, कुछ पैसे हों तो दे दो मुझे, बहुत मजबूरी है। तुम्हें पता है, जिन लोगों से मैंने उधार लिया था वो लोग मुझे मारने पर तुले हुए हैं। अगर मैंने उनके पैसे उनको वापस ना किए तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। सीता, तुम ही मुझे बचा सकती हो सीता। रोशन मियाँ, कभी मेरे हाथ में 1 रुपया भी रखा होता ना तो आज तुम्हें वो काम आ जाता। तुमने तो मुझे कभी कुछ कमा कर दिया ही नहीं, तो मैं पैसे कहाँ से लाती हूँ? मुझे सिर्फ ये बात बताओ। मैं तो खुद किसी के घर में काम करके खाना ले आती हूँ, पैसे तो मेरे पास नहीं है। ये रोज रेशमा सीता के घर की तरफ आती हुई नजर आई। वो उसके घर में चोरी छुपे दाखिल हो रही थी। जब वो घर में दाखिल हुई तो उसे अंदाजा हो गया कि घर में कोई नहीं है। वाह रेशमा वाह, सही वक्त पर आई हो। घर में तो लगता है कोई भी नहीं है। अरे रेशमा, जल्दी से अपना काम करो। कहाँ छुपाए होंगे उसने पैसे? अरे 2 रुपए ही सही, मगर हाथ तो कुछ आ ही जाएगा ना। मेरी वो लिखी हुई पर्ची तो मुझे यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। अरे कहाँ छुपा दिया कमबख्त ने। ये बात कहकर रेशमा घर से बाहर आई। बाहर आकर उसकी नजर उसकी ही लिखी हुई पर्ची पर पड़ी। अरे कमबख्त ने यहाँ छुपा रखे हैं पैसे। बड़ी चालाक औरत है, दिखने में तो मासूम लगती है, मगर वैसे है मासूम नहीं। वरना ये तरीका कहाँ से आया इसके पास? सहन में घड़ा खोद कर पैसे छुपाने का। वाह रे वाह, क्या बात है। से रेशमा ने 100 रुपए उठा लिए। 100 रुपए देखकर वो बेहद खुश हो गई, क्योंकि वो आई तो 2 रुपए के लिए थी, मगर वहाँ 100 रुपए थे। रेशमा पैसे लेकर अपने घर की तरफ भागी। दूसरी तरफ शाम को जब सीता घर आई तो उसका बेवड़ा पति उससे पैसों की जिद करने लगा, मगर वो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या पैसे पैसे करता है। अरे ये कितने दिनों से पैसे पैसे कर रहा है, कहीं किसी ने इसको मेरे पैसों के बारे में तो नहीं बता दिया, वरना इसको क्या पता पैसों का कि मेरे पास पैसे हैं। उसकी अपने पति से बहस होने लगी। बहस बहस में उसे अपने पैसों की फिक्र होने लगी। वो अपने पति से बात खत्म करके बाहर पैसों की तरफ भागी। बगीचे में पहुंचकर वो हैरान रह गई। वहां मिट्टी इधर उधर पड़ी हुई थी और उसके पैसे गायब थे, और जिस पर्ची पर उसने ये लिखवा कर लाया था वो भी कोई फाड़ कर फेंक गया था। बात का डर था वही हो गया है। मेरे पैसे तो सच में कोई छुपा कर ले गया है। अरे ऊपर वाले, देकर तूने क्यों छीन लिए पैसे मुझसे? बेचारी रेशमा के पास कोई और हल नहीं था। उसने अपने पति से बहस की, वो बिल्कुल नहीं माना, तो वो सीधी मुखिया के पास चली गई। मुखिया जी, मैं आपके पास वो अपनी पुकार लेकर आई हूँ। मुखिया जी, मेरा पति बेवड़ा है, वो दिन रात शराब पीता है, कोई काम नहीं करता। मेरे पास 100 रुपए थे मुखिया जी, वो मैंने सहन में दबा रखे थे।
उसको पता चल गया और उसने वहां से छुपा लिए हैं। अब आप ही बताएं मुझे, मैं अपना गुजर बसर कैसे करूंगी। मुखिया सीता की बातें सुनकर सारा मामला जांच गया। उसने फौरन से उसके पति को बुलाया और उससे पूछा, शंभू, तुमने इसके पैसे चुराए हैं। तुम खुद भी कोई कामकाज नहीं करते। जो पैसे इसने जोड़ रखे थे तुमने वो भी छुपा दिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। चोरी तो बहुत बड़ी बात है। तुम इसके पैसे सबसे पहले वापस लौटाओ, उसके बाद मैं तुम्हें चोरी की ऐसी सजा दूंगा कि तुम उसके बाद चोरी कभी नहीं करोगे। अब मुझे बताओ, तुमने पैसों की चोरी कैसे की है? मेरी बात तो सुने मुखिया जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं मानता हूँ मैं बेवड़ा हूँ, कोई काम नहीं करता, पर मैं चोर नहीं हूँ। मैंने इसके पैसे नहीं चुराए हैं। मुझे तो पता ही नहीं था इसके पास पैसे हैं। ये झूठ कह रही है मुखिया जी। आप मुखिया ने जब दोनों की बातें सुनी तो मुखिया को हैरत हुई कि अगर शंभू चोर होता तो शंभू यहाँ खुद चलकर कभी नहीं आता, और वो खुद कह रहा है कि मेरी तलाशी ले, मतलब कि शंभू ने चोरी नहीं की है, चोर कोई और ही है। इसलिए मुखिया ने पूरे गांव में एक खबर फैला दी कि जो भी चोर है, जिसने भी सीता के पैसे चुराए हैं, वो लाकर मुझे दे, नहीं तो उसको बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। मैं सब लोगों के घरों की तलाशी लूंगा। दूसरी तरफ जब बात रेशमा तक पहुंची तो रेशमा बेहद डर गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो 100 रुपये खर्च करेगी तो सबका शक उस पर जाएगा। अब वो ये पैसे भी खर्च नहीं कर सकती थी, और उसे ये पैसे छुपाने भी थे, क्योंकि हर घर की तलाशी ली जा रही थी। अब वो बेहद डर गई। तब उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो गाँव का एक बहुत ही अक्लमंद बूढ़ा आदमी, वो उसके पास गई और उससे कहने लगी, काका जी, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। आप मेरी ज़रूर मदद करेंगे। आप इस गांव के सबसे अक्लमंद आदमी हैं। हाँ हाँ बेटी, जरूर, क्यों नहीं। तुम्हें क्या चिंता है, मुझे बताओ। काका, मैंने गलती से सीता के 100 रुपये चुरा लिए हैं। अब ये पैसे मैं वापस भी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ ये पैसे मैं खुद खर्च करूँ, लेकिन अगर ये मैं खर्च करूँगी तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। जहाँ से भी मैं सौदा लूँगी लोगों को शक हो जाएगा। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मुझे ये पैसे भी वापस ना करने पड़े, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पहले तो वो बूढ़ा आदमी बहुत हैरान हुआ कि इसने पैसे किस महारत से चुराए होंगे। फिर उसने आराम से उसको कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ। ठीक है बेटी, तुम चिंतित मत हो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी और गांव वालों की भी मुश्किल हल हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम एक पर्ची पर लिखकर अपने घर के बाहर लगा दो कि मैंने सीता के पैसे नहीं चुराए और मेरे पास कोई 100 रुपये नहीं है, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा और कोई तुम्हारे घर की तलाशी भी नहीं लेगा। ये अच्छा तरीका है। और बेवकूफ रेशमा ने ऐसा ही किया। बूढ़ा आदमी चाहता था कि जिसके पैसे हैं वो उसको वापस मिल जाएं। जब लोगों ने उसके घर के बाहर इतने बड़े अल्फाज में लिखा हुआ पाया कि मैंने सीता के पैसे नहीं चुराए और मेरे पास कोई 100 रुपये नहीं है, तो सब लोगों को उस पर शक हो गया। उसे पकड़कर सीधा मुखिया के पास लाया गया और फिर वहां उसने सब उगल दिया। इस तरह सीता को सीता के पैसे वापस मिल गए।